हेलो। सो फिर पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये सीखा था कि चार्जेस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वैसे वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था और उसमें बहुत सारे मतलब मुझे आए रिव्यूज आए। और ये वाला वीडियो एक्चुअली वो रिवीजन के लिए था मेरे, बट मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि आप कंटिन्यू करो, तो मैं ऐसे मतलब ऐसा होगा कि जिनको सीखने की इच्छा है वो देख भी सकते हैं। तो बाकी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट यहाँ पे मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ, तो जिसको अगर लगता है कि इस तरीके से समझ आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें। तो क्या चीज़ है कि चार्जेस जो होते हैं, मैं यहाँ पे एक नया चैनल बना लिया हूँ जिसमें कि मैं अपलोड करता रहूँगा। द फिजिक्स फंडा करके है। तो उसमें मतलब आपको जो भी रहेगा वहाँ पे कैसा होगा, मर्ज हो जाएगा मेरे अकाउंट के साथ। फिर उसके बाद अगर आगे कुछ कमेंट्स आएंगे तो चीज़ें क्या होती है, लोड होती रहती है। तो बस वही है कि यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था। मतलब उस वीडियो में मैंने समझा दिया, तो वो वीडियो वहां से मैं डिलीट करके इस चैनल पर डाल दूंगा। और इसमें उसमें कूलम्ब का लॉ हमने बेसिकली पढ़ा और चार्जेस क्या होते हैं उसके प्रॉपर्टीज पढ़ी। और कैसे मल्टीपल चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स डालते हैं, वो चीजें हमने पढ़ी। अब यहाँ पर सॉरी, मल्टीपल चार्जेस वाला फोर्स अभी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। उसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय क्यू। और उसमें चार्ज जो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वर्ड आता है, जिसमें कि टर्म आता है जिसमें कि एक चार्ज जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल चार्जेस को मिला के बना होता है, एक बहुत बड़ा चार्ज बॉडी। तो उसको हम लिखते हैं छोटे छोटे चार्जेस जितने हैं इनटू सिंगल चार्ज का यूनिट। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि इतने रेंज में मैं दिख रहा हूँगा। सो इतने रेंज में मैं नहीं लिखूंगा कुछ, अगर लिखूंगा तो उसको मैं स्लाइड अप कर दूंगा ताकि दिख सके। ओके। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें कि मतलब मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। एंड बेसिकली हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कि एक फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखिए यहाँ पे। बेसिक की फोर्स कैसा होता है कि एफ फोर्स वेक्टर होता है, बट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताऊंगा आपको। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के सम कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है यहाँ पे। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इसकी वैल्यू होती है एक। और ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्स स्क्वायर लॉ का रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, कम होता है, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ साथ बढ़ता है। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दो और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ओके। तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं। अब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज का मतलब क्या होता है, कि अगर मल्टीपल चार्जेस मैंने रख दिए तो उनके बीच में फोर्स कैसे काम करेगा। ओके। तो जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज मैंने रखा हुआ है और उसके सामने दूसरा चार्ज रखा, तो दोनों चार्जेस कैसे एक दूसरे को असर करेंगे, मतलब इसकी एक फील्ड होगी, इसकी एक फील्ड होगी। तो वो एक दूसरे पे फोर्स कैसे डालेंगे, कूलम फोर्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें होता है। बट यहाँ पे सिर्फ फोर्स की बात करें तो ये इस चार्ज पे कितना फोर्स डालता है और कैसे डालता है। तो मान लीजिए कि इस फिगर में हम एक चार्ज Q1 जो है उसको एक ऐसा चार्ज मान रहे हैं जिसके ऊपर Q2 और Q3 जो है वो असर कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि मतलब एक ओरिजिन पॉइंट हम लेते हैं, जिसका डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया था। एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं और उससे हम चार्ज Q1 का एक पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, और Q2 का भी निकालते हैं और Q3 का भी निकालते हैं। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उस पर, वन पर, टू की वजह से और थ्री की वजह से, वो कैसे रिएक्ट करेगा वो देखिए। रिएक्ट मतलब यहाँ पे कैसे असर करेगा वो देखिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट हमने माना। ठीक है। थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूँ अभी। पेन टैब में ले लूंगा। एक्चुअली मैंने ऑर्डर कर दिया है तो वो आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए ओरिजिन पॉइंट है 0 0। ओके। और यहाँ से Q2 मैंने पकड़ा है, जो यहाँ पर है चार्ज, Q1 यहाँ पर है और Q3 यहाँ पर है। ओके। तो तीनों अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पकड़ता हूँ तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना, वो डायरेक्शन होगा जो इसको रिपेल करने वाला डायरेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये R1 है। ठीक है। ये R2 है पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज R3 पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशंस बता रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो होगा R1 2, मतलब वन पर जो टू असर डाल रहा है, तो उसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है।
और इसका क्या होगा यहाँ पर, ये होगा R13। ओके। तो अब मैं फोर्स देख पाऊंगा यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ डॉटेड लाइंस बाहर की तरफ दिखाए हुए हैं। तो वो क्या है, अब वो जो है वो क्या है, वो बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स दिखा रहा है कि जो Q3 है वो किस साइड एक्ट कर रहा है, Q2 जो है उसका फोर्स किस साइड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है। एक मिनट में, मेरे स्क्रीन पे भी कुछ शो हो रहा है तो मुझे भी दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो एक मिनट जूम करता हूँ, हाँ। यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है ना उस पे 3 जो है, तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 3 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो बाहर की तरफ जाएगा। मतलब वो जो चार्ज है ना, वो चार्ज उसको दूर फेंकेगा। तो दूर फेंकेगा मतलब बाहर की तरफ गया। F2 भी आप देखेंगे तो जो जो चार्ज Q है उसकी वजह से जो चार्ज 1 पर जो फोर्स पड़ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ओके। तो इसका मतलब ये है कि वो जो चार्जेस दोनों दोनों जो चार्जेस ऐसे रिपेल कर रहे हैं, तो उनका भी एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो अल्टीमेटली एक आपको फोर्स देगा कि वो चार्ज Q1 किधर जाएगा, उन दोनों की वजह से। तो वो दोनों को मिला करके पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे लगता है वेक्टर्स का, उनको मिला के एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आता है। ये होता है F1। ये होता है जो फोर्स 1 खुद पर महसूस करेगा Q2 और Q3 की वजह से। ओके। और अगर इसमें मतलब अगर कोई वीडियो देखेगा इसमें और जिसको मतलब ऐसा लगे कि इसमें इंग्लिश का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मैं दोनों मिक्स बोल रहा हूँ ताकि सब समझ में आए बाकियों को भी। और मुझे तो खासकर ऐसे ही समझ में आता है। बट अगर आपको लगे कि इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहिए तो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड उसमें भी मिक्स में ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बेटर समझ में आएगा। इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ पे F1 वो दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ से एक फोर्स F3 जाएगा, यहाँ से एक फोर्स F2 जाएगा। तो ये जो F2 का फोर्स रहेगा ना, 1 2, मतलब 2 1 के ऊपर 2 के, सॉरी, F13 का जो फोर्स रहेगा, दैट विल बी, वो दोनों डायरेक्शन वो रिपेल वाले डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो एक आएगा जो कि F1 होगा, जो मतलब डायरेक्टली 1 महसूस करेगा दोनों का, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ये डिटेक्ट करता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला निकलता है सिंपल। पहले मैं क्या करूंगा कि 2 की वजह से जो 1 पे फोर्स आ रहा है और 3 की वजह से जो 1 पे फोर्स आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे वेक्टर एडिशन के टर्म्स में। वेक्टर एडिशन के टर्म्स में ऐड करने के लिए मुझे जो चीज लगती है वो होती है क्या बोलते हैं, मुझे एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो दैट विल बी लाइक कि अगर मैं एक फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट विल बी K, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। तो ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है। बट इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये 1 और 2 के बीच में है। ओके। अब 3, इसको मैं फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 दे सकता हूँ ना। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 का मैं क्या दूंगा, वो दूंगा के तो सेम ही रहेगा, Q1 Q3 अपॉन R²। और मैं क्या करूंगा, इन दोनों फोर्सेस को प्लस कर सकता हूँ, लेकिन वेक्टर टर्म्स में प्लस करने का मतलब है दोनों में एक यूनिट वेक्टर लगेगा। यहाँ पर आर कैप को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर वेक्टर टर्म यूज कर रहा हूँ। तो फिर आर कैप आ जाएगा, ये कौन सा वाला होगा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना यूनिट वेक्टर R12 वाला है। ओके। और यहाँ पर R13 वाला यूज होगा, यूनिट वेक्टर। तो अब इसको मैं डायरेक्टली प्लस करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो इसमें मुझे एक चीज दिख रही है, कॉमन क्या क्या निकलेगा, के निकलेगा और Q1 निकलेगा। ओके। बाकी Q2 के नीचे R12 आ जाएगा और यूनिट वेक्टर, और Q3 के नीचे R13 और यूनिट वेक्टर उसका। तो जब मैं इसको सम करूंगा तो ये कुछ ऐसा फॉर्म लेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडिविजुअल फोर्सेस को हम वेक्टर सम कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ फॉर्म दिखेगा मुझे, और फाइनली क्या हो जाता है कि मैं सारे, अगर ये तो दो चार्जेस की वजह से था, ठीक है, दो चार्जेस की वजह से दिख रहा है मुझे कि हाँ एक का मैंने निकाला उसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर मैं दूसरा कुछ मतलब और भी चार्जेस हैं, एक पूरा चार्ज का सिस्टम है, तो एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा वो मैं इंडिविजुअली प्लस कर सकता हूँ सबका। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका वेक्टर डायरेक्शन किधर है।
वरना डायरेक्टली प्लस करना मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी रहनी चाहिए जो कि हमें डायरेक्शन का पता मतलब वहां पे लगा सके, ऐसा है। तो ये समीशन हो जाएगा, समीशन आप देखेंगे तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन दैट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के Q1 आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू वो निकल करके वैसे भी आनी है क्या, 9 × 10⁻⁹ तो ये वैल्यू इंटू Q1 इंटू समीशन, समीशन मतलब सारे जो फोर्सेस का सम हो रहा है वो समीशन। आई इज अ रैंडम नंबर फ्रॉम वन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, n मतलब नंबर ऑफ चार्जेस जितने हैं और जो अफेक्ट कर रहे हैं Q1 के ऊपर। और उसके बाद ये जाएगा कहाँ पर, इसमें मल्टीप्लाई होगा कौन कौन सा, Q1 Q2 3 4 5, और वो जाएगा कहाँ तक, y/r1i, मतलब हर एक का फॉर्मेट एक है। तो ये हो जाएगा अपना Q/1, और आई मतलब वन से, चार्ज वन से शुरू होगा यहाँ पर, सॉरी वन तो यहाँ पे यूज ही है तो यहाँ पर टू यूज करेंगे हम, ओके। डिवाइडेड बाय r1i² इंटू उसका यूनिट वेक्टर r1i यूनिट वेक्टर, दैट विल बी इतना। तो ये मल्टीपल चार्जेस वाला मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको। और यहाँ पे यूनिट न्यूटन ही रहेगा। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, मैं बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट सेम है, मतलब एक वेक्टर, ये जो ए वेक्टर मैं मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर है जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट सेम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ट्राइंगल लॉ वाला जो मैंने बताया था उसमें ओरिजिनेशन पॉइंट अलग होता है, ओके। तो यहाँ पर ये बी वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कहीं तो इस के इनके बीच में होगा या बाहर भी होता है कभी कभी किसी और डायरेक्शन में, बट मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ बीच में। तो आर, ओके, आर विल बी ऑल्सो वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मुझे मिलता है दैट इज गिवन बाय आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय व्हाट, अंडर रूट ए का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड जो होता है उसका स्क्वायर, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि माउस से उतना लिखने में मुझे जम नहीं रहा है, बट आप समझ लीजिए कि वहां पे वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है ऐसे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, नहीं, इसके आगे एक और टर्म आती है, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट के नीचे है। मैं यहाँ पे एक मिनट रुके, ये वाला वेक्टर वाला जो मैंने डायग्राम बनाया वो दिख रहा होगा आपको? हाँ, अभी दिख रहा होगा, ओके। तो ऐसा डायरेक्शन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू होता है, यहाँ पे कंटिन्यू होके वो ऐसे जाता है +2 AB cos थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये दोनों वेक्टर के बीच में, हाँ रिजल्टेंट का मत लेना, रिजल्टेंट और बी के बीच में या ए के बीच में नहीं, ए इनिशियल जो हमने यूज किया ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, और वो थीटा हम यहाँ यूज करते हैं। अगर थीटा मान लीजिए कॉस, कॉस का फंक्शन आपको पता होगा, तो कॉस कैसे चलता है, अगर थीटा 190 से ज्यादा हो गया, मान लो 90 पे जाके तो जीरो हो जाता है, तो वो 90 पे इसलिए परपेंडिकुलर पे हो जाता है, तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे, आए समझ में। यहाँ पे जो वेक्टर होगा ना ऐसे, सॉरी ऐसे जाएगा, एक मिनट रुको। यहाँ पे जो वेक्टर ऐसे रिजल्टेंट जाएगा दैट विल बी डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो ये ट्राइंगल में बन जाएगा आराम से, बिकॉज दिस इज सेम, ये दोनों साइड्स पे सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम पे काम करता है। लेकिन जैसे ही वो 90 डिग्री से आगे जाएगा तो उसका जो आंसर आएगा -2AB बन जाएगा वो, ओके। -2AB क्यों, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है 90 के आगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट्स का है थोड़ा, उसके लिए मैथ्स वो भी मैं सोच रहा हूँ बताने का, ओके। तो मैथ्स का भी मैं शुरू कर दूंगा धीरे धीरे। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है। अगर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं एक और वीडियो डाल देता हूँ उसमें अलग से बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऐसे बोला जाए तो, वो उसमें हम देखते हैं आगे। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, एंड कुछ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी तो स्टार्ट है तो इतने तो नहीं होंगे, बट स्टिल मैं वीडियो रख रहा हूँ ताकि आगे जा करके अगर कोई देखे तो कमेंट कर दे। कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ओके फाइन। सो आई विल स्टॉप फॉर नाउ, बाय।